हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर 5 फ्रिक्शन है, लॉज ऑफ मोशन में ही है, राइट। तो यूनिट 3 चैप्टर 5 है किसका? ये यूनिट 3 का है। यूनिट 3 का चैप्टर 5 जो है दैट इज फ्रिक्शन, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है कि कॉमन फोर्सेस, जिनको हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं, सबसे पहले हम करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। दीज आर द कॉमन फोर्सेस, व्हाट वी कॉल दैट कॉमन फोर्सेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉमन फोर्सेस, ये क्या होती है? अब ध्यान से सुनो, जब कोई भी बॉडी, whenever two bodies are in contact means they are touching each other. Whenever two bodies they are in contact, then they exert force on each other. कोई भी बॉडी है, जैसे मान लो ये है हमारे पास, राइट, ये भी एक बॉडी है, ये भी एक बॉडी है। ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, राइट। नाउ दीज टू बॉडीज दे आर इन कॉन्टैक्ट मींस दे आर टचिंग ईच अदर, दे एक्सर्ट फोर्स on each other and these forces are called contact forces, right? ये दोनों फोर्सेस, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, मींस मेरा हैंड जो है वो इसके ऊपर पेन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, पेन मेरे हैंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है, एंड दीज फोर्सेस आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस, राइट। मतलब जब कोई बॉडीज, दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में होती हैं, मींस दे आर टचिंग ईच अदर, देन दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, then these forces are called contact forces, right? अब जब आप बुक किसी टेबल के ऊपर प्लेस करते हो, राइट, या व्हीकल जो है वो मूव कर रहा है थ्रू द एयर, राइट, किसी भी बॉडी को आप लिक्विड में इमर्स कर रहे हो तो लिक्विड बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है। जब गाड़ी एयर में मूव कर रही है, मतलब जा रही है, तो उसके ऊपर एयर क्या कर रही है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस लगा रही है। बुक टेबल के ऊपर है, बुक टेबल के ऊपर फोर्स लगा रही है, टेबल बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब इन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक वुडन ब्लॉक है हमारे पास, वो टेबल के ऊपर हमने रखा हुआ है, ध्यान से समझना। ये है हमारे पास वुडन ब्लॉक, दिस इज वुडन ब्लॉक, ठीक है। इसको हमने किसी टेबल के ऊपर रख दिया, ठीक है। इस वुडन ब्लॉक को हमने क्या कर दिया हुआ? किसी टेबल के ऊपर रख दिया हुआ, ठीक है, राइट। अब ये वुडन ब्लॉक इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, टेबल वुडन ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो वो फोर्सेस कौन सी हुई? कॉन्टैक्ट फोर्स हुई। अब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, मतलब वेट। ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो वो कौन सी फोर्स हुई? है तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस है ना। मैंने क्या बोला कि ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। अब क्या बोल रहा है कि जब हम किसी भी वुडन ब्लॉक को प्लेस करते हैं टेबल के ऊपर, देन द टेबल एक्सर्ट अ कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन अ वुडन ब्लॉक। अब ध्यान से सुनना, द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, ध्यान से सुनना जी, कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हमेशा कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर होता है। जहां पर भी कॉन्टैक्ट होगा उसके परपेंडिकुलर वो क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन। समझे मेरी बात? तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है? दैट इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, समझ आएगी। नॉर्मली बच्चों को पता ही नहीं होता, वो सीधा कहते हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर मैं इस परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल कर दूं, द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस in contact, the component of contact force is parallel to the surface in contact, that is known as force of friction. इसको हम क्या बोलेंगे? is called force of friction.
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। है दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, लेकिन वो क्या है, जहां पर सरफेस इन कॉन्टैक्ट है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट that is called normal reaction, और component of contact force parallel to the surface in contact। मान लो बॉडी इस तरफ को जा रही है, हमारी बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये जो क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स होती है हमेशा मोशन से क्या लगती है, अपोजिट। बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट, मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ को है, तो ये जो है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या सिंपली फ्रिक्शन बोलेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। छोटी छोटी बातें इसको ध्यान में आपने सुनना है। पहले क्या है कि ये कॉन्टैक्ट के क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होता है, और सरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट ऑफ है, तो दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, जो इस सरफेस के पैरेलल होगी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, कॉन्टैक्ट सरफेस जहां पर ये कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, वो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, पैरेलल टू द सरफेस दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन की क्या लगती है, अपोजिट लगती है। अब क्वेश्चन आता है कि डिफाइन फ्रिक्शन, हाउ डू यू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। अब हमने फ्रिक्शन को डिफाइन करना है, डिफाइन फ्रिक्शन एंड डिटरमाइन फ्रिक्शन, राइट, डिफाइन फ्रिक्शन एंड डिटरमाइन फ्रिक्शन। डिफाइन भी करना है और उसको डिटरमाइन कैसे करना है। अब देखो, ये हमारा एक कॉमन एक्सपीरियंस होता है कि जब कोई भी बॉडी किसी सरफेस के ऊपर मूव करती है, दैट कम्स टू रेस्ट ऑटोमेटिकली। ऐसा ना कि आप साइकिल, ऐसे आप साइकिल चलाते हो, साइकिल छोटी छोटी सी आपके पास गाड़ी होगी, टॉय कार, उसको आप फ्लोर के ऊपर ऐसे फेंको, थोड़ी देर बाद रुक जाती है, रुक जाती है कि नहीं। साइकिल को एक पैडल मारो आप, थोड़ी दूर चलेगा फिर रुक जाएगा। गाड़ी को धक्का दो, थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। क्यों, क्यों रुक जाती है, राइट। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि बॉडी मूविंग ओवर सरफेस कंटिन्यूज टू मूव अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब किसी बॉडी को आप फोर्स लगाओगे वो मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाती। तो जब हम गाड़ी को किसी को धक्का देते हैं या साइकिल को एक पैडल मारते हैं तो चलता ही क्यों नहीं जाता है, वो रुक क्यों जाता है, राइट। वो उसका रीजन क्या है कि न्यूटन ने तो हमें बोला, हम कहते हैं कि न्यूटन के लॉ जो हैं, क्या यूनिवर्सल लॉ है ना, तो न्यूटन जब बोल दिया कि अगर बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो वो कंटिन्यू करती है, मूव करती रहती है, कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। लेकिन हमने तो देखते हैं कि कोई भी चीज हम जब उसको फोर्स लगाते हैं, मूव करते हैं, थोड़ी बार रुक जाती है अपने आप। हमने एक बार फोर्स लगाई, लेकिन न्यूटन क्या कहता है कि वो चलती जानी चाहिए, राइट। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। तो न्यूटन भी सही है, हम भी सही है, राइट। हमें फ्रिक्शन फोर्स दिखाई थोड़ा दे रही है, हमें थोड़ा दिखाई दे रही है, हमने सिर्फ जो फोर्स अप्लाई की ऐसे, हमें पता, हमने धक्का लगाया वो मूव कर गई, पता है, लेकिन वो रुक क्यों गई, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। न्यूटन भी सही बोला कि अब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तभी रुकी वो, राइट। तो वो फोर्स कौन सी थी, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। मींस देयर इज सम फोर्स which is acting on the body that is moving off the surface to stop its motion। बॉडी के मोशन को स्टॉप करने के लिए उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही है, दैट फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, क्लियर है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, राइट डाउन, फ्रिक्शन इज द फोर्स, लिखना है, फ्रिक्शन लिख रहा हूं, यहां पर लिखूंगा टाइम लगेगा, लिखो, फ्रिक्शन इज द फोर्स which opposes the relative motion, which opposes the relative motion or tendency of relative motion or tendency of relative motion between two bodies in contact, between two bodies in contact and acts tangentially along the surface of contact,
and act tangentially along the surface of contact। हमेशा ये टेंजेंशियली लगती है, मतलब जो कंटैक्ट होता है ना उसके साथ लगती है, टेंजेंशियली, राइट। क्लियर? रिपीट कर रहा हूं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? द फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। क्या कर रहा है? फ्रिक्शन क्या है? दैट इज द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी of relative motion between two bodies in contact and acts tangentially। मतलब उसमें टेंडेंसी है उस मोशन को रोकने के लिए, राइट या तो उसको रोक देता है या उसमें टेंडेंसी है उसको रोकने के लिए, और हमेशा ये क्या लगती है? टेंजेंशियल लगती है और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रही है। ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, आपको नॉर्मल एक्शन पता चल गया, आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता चल गई, राइट। अब आपको पता चल गया डेफिनेशन इसकी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? विच अपोज द रिलेटिव मोशन between the two bodies in contact and acts tangentially act करती है, राइट। क्लियर है? अब हमारे पास क्या है कि आपने जब किसी भी बुक को प्रेस किया किसी भी वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट विद योर हैंड, तो क्या हुआ? क्या हुआ? आपके पास बुक है, जैसे ये है, मान लो ये बुक है, मैंने इसको ऐसे रख दिया, ये ऐसे रख दिया, दीवार के साथ मैंने प्रेस किया, क्या हुआ? प्रेस किया, छोड़ दिया, क्या हुआ? फिर से देखो, ये बुक है, मान लो सपोज करो, इसको ऐसे रखा, अब देखना, मैंने प्रेस किया, छोड़ दिया, ये नीचे की तरफ आ रही है, ये इसके साथ ऐसे ही आ रही है, ऐसे ही आ रही है, आ रही है कि नहीं? राइट। इसका मतलब ये जब हमने इसको छोड़ा तो वो नीचे की तरफ आई, और जब ये नीचे की तरफ आई तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ को लग रही है? ऊपर की तरफ, क्योंकि इसका मोशन नीचे की तरफ है। समझ आ गई? क्लियर है? तो इसका मतलब कोई भी चीज अगर आगे की तरफ जा रही है तो उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जैक्टली क्या लगेगी? अपोजिट लगेगी। और हमेशा कॉन्टैक्ट है, ये नहीं है कि हमारे पास ये गाड़ी है, इसी को गाड़ी बना देते हैं लोग, ये हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, ये राइट, ये हमारे पास गाड़ी है, तो ये जो टायर, ये नहीं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पर लगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां पर लगी? यहां पर। टायर और अर्थ, जो हमारे पास अर्थ है या जिस सरफेस के ऊपर वो गाड़ी चल रही है उसका कांटेक्ट जो है यही है, तो उसके फोर्स लग रही है। अगर गाड़ी हमारी इस तरफ को मूव कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कांटेक्ट में लगी, ना कि ऊपर लगेगी, राइट। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ को कर देते हैं ऐसे, ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा कहां पर लगेगी? कांटेक्ट, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? कांटेक्ट फोर्सेज है। इज दैट क्लियर? समझ आ गई? तो हमारे पास जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसके ऊपर लगेगी और अपोजिट टू द मोशन जो है वो लगेगी, राइट। अब हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये याद रखना है, नॉन कंजर्वेटिव आपने पढ़ा ही नहीं है ना, तो इसलिए बस याद रखना है। फिर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बस इतना याद रखना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। क्वेश्चन आता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये नेक्स्ट यूनिट में आएगा, कंजर्वेटिव क्या होती है और नॉन कंजर्वेटिव क्या होती है। बस आपने याद रखना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे मैं यूनिट 4 करवाऊंगा वहां पर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो आपने वहां पर रखना, बस इतना याद रखना कि दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? कॉज ऑफ फ्रिक्शन सोचा कभी आपने कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ठीक है, आपके जितने भी आपने बुक्स पढ़ी हैं उसमें मॉडर्न व्यू है, तो मैं आपको दोनों व्यू बताऊंगा, ठीक है। एक मॉडर्न व्यू, एक ओल्ड व्यू, कि पहले ओल्ड व्यू है, दोनों चल रहे हैं। कॉज ऑफ, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? ये क्या कहता है कि जब भी आप किसी भी सरफेस को देखते हो ना, जैसे आप चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं पहले। आपने देखा होगा सड़कें टूट जाती हैं ना, बरसात में टूट जाती हैं, और आपने अपने घर में देखा होगा कोई फर्श है वो नहीं टूटता है, बढ़िया पक्का बना हुआ है, प्लेन है बिल्कुल। हम जो सड़क है, जो हमारे रोड हैं, उनको बिल्कुल पक्का क्यों नहीं करते? वो कभी ना टूटे, परमानेंटली पक्का कर दें उसको, बिल्कुल प्लेन कर दें, तो क्या होगा? मतलब जैसे हम घर में पत्थर लगाते हैं ना,
वैसे सड़क के ऊपर पक्का करके बिल्कुल पक्का फ्लोर बना के प्लेन, राइट? तो हो सकता है ऐसा। सोचना है इसको, फिर आगे मैं आपको बताऊं। चलो, तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन हर जगह लगती है, ठीक है, हर सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन लगती है। हाँ, फ्रिक्शनलेस सरफेस, हम बोलते हैं कि हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, लेकिन फ्रिक्शन जो है वो लगेगी, चाहे कम लगेगी, राइट? अब 100% फ्रिक्शनलेस सरफेस हमारे पास नहीं होता है। अब कोई भी सरफेस है, एनी सरफेस विच लुक लाइक अ स्मूथ सरफेस बाय नेक्ड आई, दैट हैज अ नंबर ऑफ ग्रूव्स एंड इररेगुलरिटीज। क्या होते हैं उसमें? ग्रूव्स होते हैं एंड इररेगुलरिटीज। कोई भी आपके पास सरफेस है, जब आप उसको नेक्ड आई से देखते हो तो उसमें नंबर ऑफ ग्रूव्स होते हैं, GROOVS, और इररेगुलरिटीज होती हैं। मतलब आपको, अगर आप नेक्ड आई से देखोगे तो आपको सरफेस ऐसा लगेगा, बिल्कुल स्मूथ, लेकिन जब आप उसको अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप देखोगे वो सरफेस स्मूथ नहीं होता, वो ऐसे होता, उसमें नंबर ऑफ इररेगुलरिटीज होती है। ये ठीक है, हम्स एंड डम्प्स होते हैं उसमें, राइट? क्या होते हैं? हम्स एंड डम्प्स। मतलब कोई भी सरफेस अगर आपको लग रहा है कि वो स्मूथ है तो वो स्मूथ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जब उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो हमें लगेगा कि वहां पर ऐसे डंप है, फिर हम्प डंप, हम्प डंप, हम्प डंप, ऐसे होता है। ये जो आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है इतना, ये वाला, ये इसका मतलब उसमें क्या है? ग्रूव्स बने हुए, राइट? जब हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें क्या होंगे? ग्रूव्स होंगी, इररेगुलरिटीज होंगी। ध्यान से सुनना इसको। अब व्हेन वन सरफेस इज प्लेस्ड ओवर द अनदर सरफेस, जब हम एक सरफेस को, मान लो ये हमारा सरफेस है जो हमें प्लेन, इसके ऊपर हम दूसरा सरफेस लगाएंगे तो वो भी प्लेन नहीं होगा, उसमें भी क्या होगा? हम्प्स एंड डम्प्स होंगे कि नहीं? ये सरफेस और ये सरफेस, मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ये सरफेस 1 है और ये सरफेस क्या है? 2। जब हम एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रखते हैं, हमें लगती है कि वो प्लेन है, लेकिन वो प्लेन नहीं होती। जब हम उसको अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप देखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इररेगुलरिटीज और ग्रूव्स आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर? आपको तो लगता है कि ये प्लेन है, ये सरफेस है और ये सरफेस। अब मैं ये देखो, ये सरफेस है और ये सरफेस है, ये भी प्लेन है, मैंने इसको ऊपर रखा तो आपको इररेगुलरिटीज दिखाई नहीं दे रही है इसमें। लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, पावरफुल माइक्रोस्कोप से, तो हमें ऐसे इररेगुलरिटीज और ग्रूव्स, नंबर ऑफ ग्रूव्स दिखाई देंगे दोनों सरफेस के ऊपर। अब जब एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर हम रखते हैं तो दीज ग्रूव्स दे गेट इंटरलॉक्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इंटरलॉक हो जाते हैं। अब मैं कैसे बताऊं आपको? चलो, एक ऊपर एक नीचे। इंटरलॉक का मतलब आप देख रहे हो कि ये जो ग्रूव है, ये वाला ग्रूव, ये इसमें फंस जाएगा। ऐसे बना देता हूं, यहां पर देखिए, छोटा सा बना देता हूं, ये ऊपर वाला ग्रूव यहां पर फंस जाएगा, ऐसे। समझ आई? दे गेट इंटरलॉक्ड। जब आप एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर रखते हो तो ये जो ग्रूव्स हैं वो इंटरलॉक हो जाते हैं। अब अगर प्लेन होता तो वो इसमें कोई फ्रिक्शन ही नहीं होनी थी, लेकिन जब हम पावरफुल माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ ग्रूव्स हैं। तो जब ये सरफेस मूव करेगा इसके ऊपर तो उसको, ये जो हमारे पास क्या है? डंप है, ये डंप, इसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो जब इसको ओवरकम करना पड़ेगा, ये आगे जाएगा, यहां पर पहुंचेगा, तो इसका मतलब इसमें जो फोर्स लगी है वो यहां पर क्या हो रही है? खर्च हो रही है। खर्च हो रही है कि नहीं? राइट? हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, लेकिन हमने क्या किया कि वो फोर्स हमारी, हमने जो एनर्जी इसको दी है वो एनर्जी खत्म हो रही है। हम कह रहे हैं ना कि हमने उसको फोर्स लगाई, वो चला गया लेकिन रुक गया। क्यों रुक गया? तो उसके अपोजिट एक क्या लग रही है? फोर्स। क्यों लग रही है? क्योंकि इस को ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी यहां पर क्या हो जाती है? डिसिपेट हो जाती है। When one surface is placed over another surface, humps they press against each other and get interlocked. ठीक है, क्लियर है? Then a type of cold welding takes place. इसको क्या बोलते हैं हम? कोल्ड वेल्डिंग।
कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग ही हुई, हमने किया तो कुछ भी नहीं, हमने किया कुछ भी नहीं किया। हमने सिर्फ एक बॉडी को, एक बुक को टेबल के ऊपर रख दिया, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रख दिया, राइट। देन ए टाइप ऑफ कोल्ड, क्यों कोल्ड वेल्डिंग क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि हमने इसको कुछ भी नहीं लगाया एक्स्ट्रा, ये सिंपल बॉडी के ऊपर बॉडी रख दी, दे गेट इंटरलॉक्ड, दिस इज नोन एज कोल्ड वेल्डिंग, राइट। सो व्हेन वन सरफेस स्लाइड ओवर अनदर सरफेस, तो क्या होगा, ये इसको यहां पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, यहां पर उसको फोर्स लगी, मतलब एक अपोजिंग फोर्स लग रही है। ये हमने फोर्स तो इसको अप्लाई की थी, लेकिन उसको इस ग्रुप के, अगर इसमें कोई फ्रिक्शन ना होती तो ये सीधा ही मूव कर जाता, राइट। अब इसको क्या करना पड़ रहा है, ये जो हमारे पास डंप है, इसको ओवरकम करने के लिए हमारी फोर्स जो है यहां पर खर्च हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है, कम होगी ना हमारी फोर्स। क्यों, क्योंकि हमने फोर्स इधर को लगाई, अब इसको ओवरकम करने के लिए यहां पर भी खर्च हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रही है, राइट। इसका मतलब हमारी फोर्स कम हो रही है, तो वो फोर्स किस तरफ को लग रही है, इसके अपोजिट। क्यों हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, वो इधर को कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि इसने इसको ओवरकम करना है यहां, ठीक है। कोल्ड वेल्डिंग, आपको पता चली कोल्ड वेल्डिंग क्या होती है, कि जब हम किसी सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर रखते हैं, तो जो हम्प्स हैं और डंप्स हैं, दे गेट इंटरलॉक्ड, राइट, एंड ए टाइप ऑफ कोल्ड वेल्डिंग टेक्स प्लेस। तो जब वेल्डिंग होगी, कोई भी चीज वेल्ड हो गई है, मतलब एक तरह की वेल्ड हो गई है, तो हम उसको जब तोड़ेंगे तो हमें क्या करेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी, फोर्स ज्यादा लगेगी। हम जितनी फोर्स लगाई थी, अगर वो ना होती तो उसने सीधा मूव करना था, लेकिन वो क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी हमारी डिसिपेट हो रही है यहाँ पे, राइट, इसको ओवरकम करने के लिए। मतलब हमने जो फोर्स अप्लाई की थी, उससे अपोजिट कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, राइट, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये हमारा था ओल्ड व्यू। अब मॉडर्न व्यू क्या होता है, मॉडर्न व्यू में आपने ध्यान से सुनना कि जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रखते हैं, एक बॉडी को, व्हेन वी प्लेस अ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी, राइट, तो क्या होगा, जब हम किसी सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर रखते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, हम्प्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दे press against each other and get interlocked, and the pressure at the points of contact therefore high, and a type of cold welding takes place। ध्यान से सुनना, यहां पर प्रेशर हाई हो जाए, क्योंकि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर आप रखते हो, तो जो हम्प्स हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, दे प्रेस अगेंस्ट ईच अदर, राइट, क्लियर है। मतलब वहां पर क्या हो रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है हमें। मॉडर्न व्यू में पहले हम क्या बोलते हैं, कोल्ड वेल्डिंग टेक्स प्लेस। अब हम मॉडर्न व्यू में क्या कर रहे हैं कि उनमें क्या होती है, एक बॉन्डिंग हो जाती है। जैसे हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रखेंगे, तो जो हम्प्स के मॉलिक्यूल्स या जो डंप्स हैं, उनके मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें एक बॉन्ड बन जाता है। और जैसे बॉडी मूव करती है, व्हेन वन सरफेस स्लाइड्स ओवर अनदर, द बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दे आर कंटिन्यूअसली ब्रोकन एंड रीबिल्ड एट अनदर पॉइंट। मतलब जैसे बॉडी उस सरफेस के ऊपर जा रही है, ओल्ड बॉन्ड्स वो ब्रेक हो रहे हैं और न्यू बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। आप ही देख लो, पहले यहां पर बॉन्डिंग बनी हुई थी, जैसे ही आगे तरफ आया तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो गए, न्यू बॉन्ड्स क्या हो गए, फॉर्म होने शुरू हो गए। जैसे ये बॉडी आगे जाएगी, आगे भी होगा, पिछला बॉन्ड टूट जाएगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। मतलब ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन कंटिन्यूअसली एंड रीबिल्ड एट अनदर पॉइंट्स, ठीक है। एंड द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स व्हेन वन सरफेस मूव्स ओवर द another surface is called force of friction। आप समझ में आई, दिस इज मॉडर्न व्यू। पहले तो मैंने कोल्ड वेल्डिंग का बता दिया कि कोल्ड वेल्डिंग हो रही है, तो जब सरफेस उसके ऊपर जाएगा तो उसको ऊपर ओवरकम करने के लिए उसको फोर्स चाहिए, दैट इज नॉट कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दूसरी बात मैंने क्या बोली कि जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर हम रखते हैं, तो हम्प्स के मॉलिक्यूल्स, डंप्स के मॉलिक्यूल्स, दोनों बॉडी के, उनमें एक बॉन्ड बनना चाहता है। और जैसे ही एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करती है, मूव करती है, तो जो ओल्ड बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। ये देखो, जैसे बॉडी जाएगी ना, यहां से देखना, यहां पर पहले बॉन्ड बना हुआ था, मैंने रखा हुआ है, या ये लो पेन, अब इनमें बॉन्ड बना हुआ है।
जैसे ही आगे तरफ जाएगी ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते जाएंगे, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते जाएंगे। तो इन ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो फोर्स चाहिए, दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता चल गया, एंड दिस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, पता चल गया। ग्रूव्स और इरेगुलरिटीज हैं या बॉन्ड्स हैं। ग्रूव्स और इरेगुलरिटीज के बारे में मैंने बताया, ये हमारा ओल्ड व्यू है, कोल्ड वेडिंग हो जाती है, ओल्ड व्यू है, राइट। तो जैसे ही मैंने मॉडर्न व्यू, अब ग्रूव्स को ओवरकम करने के लिए फोर्स चाहिए, दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दूसरी बात मैंने क्या बोली कि जब आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रखते हो तो वहां पर हम्स के मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे के या डम्स के मॉलिक्यूल्स हैं, वो बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे ही बॉडी मूव करती है तो ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, न्यू बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। तो ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कॉज समझ आ गया इसका, राइट। अब लिख लेना जैसे जैसे मैंने बोला। अब है हमारे पास नेक्स्ट कि फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के टाइप्स आ रहे हैं, बहुत सारे टाइप्स आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। पहले डेफिनेशंस है, उसके बाद फिर इसके इंटरेस्टिंग जो है वो क्या बोलते हैं उसको, टॉपिक्स जो है ना इसके, वो बड़े इंटरेस्टिंग है आगे आगे, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं और मजा भी बहुत आता है उसको करने का। अब हमारे पास आया, क्या बोला था मैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ये डेफिनेशन आपने सारी कॉपी के ऊपर लिखनी है। ओल्ड व्यू क्या है, मॉडर्न व्यू क्या है, सारा कुछ लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ध्यान से सुनना। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जैक्टली, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which exactly counterbalance, ध्यान से सुनना है, counterbalance the force of friction which exactly counterbalance the applied force during the stationary state, during the stationary state, the force of friction which exactly counterbalance the applied force during the stationary state of the body is called static friction. The force of friction will exactly counterbalance the applied force during the stationary state of the body, that is known as static friction. अब बोलोगे कि सर ये क्या है, नहीं समझ आई ना, डेफिनेशन तो पता चल गया ना। अब देखो मैं समझाता हूं आपको। मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है, राइट, कोई भी ब्लॉक होता है किसी बॉडी के ऊपर रखा हुआ, ठीक है, राइट। अब ये जो है वुडन ब्लॉक इस तरफ को मूव कर रहा है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई है F. व्हाट इज F here? दैट इज अप्लाइड फोर्स। ये क्या है, अप्लाइड फोर्स। बॉडी हमारी इस तरफ को जा रही है, मींस एक्सेलरेशन इस तरफ को, बॉडी इस तरफ को जा रही है, तो यहां पर कौन सी फोर्स रहेगी, कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सी है, पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। F क्या है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यहां से इसका वेट नीचे की तरफ होगा, वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, M इज मास, G इज ग्रेविटी, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब वेट के एग्जैक्टली अपोजिट होता है। जरूरी नहीं है ये कि वेट के एग्जैक्टली अपोजिट नॉर्मल एक्शन ही होगा, राइट, इस बात को याद रखना है। ओके, तो हमारे पास दिस इज द नॉर्मल एक्शन R। नॉर्मल एक्शन R जो है वो सरफेस ऑफ कांटेक्ट के क्या होता है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मैंने पहले बताया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वेट से अपोजिट होगा, यहां पर इसमें पैरेलल है इसलिए वेट के बिल्कुल अपोजिट आ रहा है, एंड दिस इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन R। ये वेट है, ये फोर्स है, और सॉरी ये फोर्स है हमारे पास, इस तरफ को एक्सेलरेशन है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इतनी बात क्लियर होगी।
जैसे हम इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, एज सुन एज फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, द फ्रिक्शनल फोर्स Fs that arises pointing opposite to the direction of applied force. Applied force, what is F? That is applied force. इसके opposite ये static force of friction वहां पर क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है. And this force of friction, ये जो force of friction, that exactly counterbalance the applied force and that is known as static force of friction. क्या बोलते हैं इसको? स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब देखो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने क्यों बोला इसको, मैंने क्या बोला कि मैं बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, जैसे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, एज सुन एज वी अप्लाई अ फोर्स, उसके ऊपर एक फोर्स लग जाती है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट फोर्स इज फ्रिक्शन. अब स्टैटिक क्यों हुई? क्योंकि ये बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, ये बॉडी मूव ही नहीं कर रही है. मैं तो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो इसका मतलब इसमें स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. जैसे मान लो आप गाड़ी को धक्का लगा रहे हो, आपने तो फोर्स लगाई है, पूरी गाड़ी नहीं हिल रही है. क्यों? क्योंकि उस गाड़ी के ऊपर एक फोर्स लग रही है, दैट फोर्स इज स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो आपकी अप्लाइड फोर्स को काउंटर बैलेंस कर रही है. समझ आ गई? आपके घर में अलमीरा है, आप उसको धक्का लगा दो, नहीं मूव कर रही है. क्यों नहीं मूव कर रही है? क्योंकि उसके ऊपर एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है, जो आपकी अप्लाइड फोर्स को क्या कर रही है, काउंटर बैलेंस कर रही है. ठीक है. फिर आप अपने मम्मा को बुलाते हो या पापा को बुलाते हो, फिर आप जो फोर्स उसके ऊपर लगाते हो, उसके साथ वो अलमीरा जो है वो मूव करती है. क्यों? क्योंकि अब आपने जो फोर्स लगाई है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या लगाई है, ज्यादा लगाई. जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही है आपकी अप्लाइड फोर्स लगाने से, तब तक उसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है, वो आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कर रही है, सॉरी अप्लाइड फोर्स को क्या कर रही है, काउंटर बैलेंस कर रही है. समझ आ गई? मान लो कोई बॉडी है, मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, ये मूव ही नहीं कर रही है, मैं तो फोर्स लगा रहा हूं ना, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो क्या कर रही है, मेरी अप्लाइड फोर्स को क्या कर रही है, काउंटर बैलेंस कर रही है, वो मूव ही नहीं कर रही है. एंड दैट फोर्स कब तक, जब तक वो काउंटर बैलेंस कर रही है तब तक वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस द अप्लाइड फोर्स, the force of friction which exactly counterbalance the applied force during the stationary state of the body. stationary state की बात कर रहा हूं कि आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, बॉडी स्टेशनरी है, वो मूव ही नहीं की, राइट. उस टाइम जो उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है opposite to applied force, that is known as static force of friction. क्या बोलेंगे उसको, स्टैटिक फोर्स. हम अप्लाई कर रहे हैं, अब ये मन से बात निकाल देना कि हम फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी मूव करेगी, ऐसा नहीं होता हमेशा. आप फोर्स अप्लाई करो, मूव भी ना करे, ट्रक को फोर्स लगाओ, नहीं मूव करेगा, राइट. इसका मतलब क्या है कि जो आप फोर्स लगा रहे हो, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसको क्या कर रही है, काउंटर बैलेंस कर रही है. आप समझ में आई? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसी टाइम आएगी जब आपकी बॉडी स्टेशनरी स्टेट में होगी. इज दैट क्लियर? समझ आ गई? तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते जाओगे, फोर्स अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते जाओगे, the static frictional force that increases with the increase of applied force, right. हम कह रहे हैं मैंने पहले ट्रक को धक्का लगाया और धक्का लगाया और धक्का लगाया और जोर लगाया, नहीं हिला. जैसे जैसे आप फोर्स उसके ऊपर अप्लाई फोर्स बढ़ाते जाओगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी. समझ आ गई कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ अप्लाइड फोर्स. ठीक है. मतलब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. क्या बोलते हैं हम इसको, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. ये बात याद रखें, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं स्टैटिक, क्योंकि आप जितनी फोर्स अप्लाई करोगे, राइट. मैंने क्या बोला, अलमीरा को धक्का लगा रहे हो और लगा रहे हो, नहीं हिल रही है, आपने पूरा जो लगा नहीं हिली. इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर रही है. जैसे ही आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो भी बढ़ रही है. जैसे आपके मम्मा आए या पापा आए, उन्होंने भी फोर्स लगाई तो वो ओवरकम कर गए. स्टैटिक फ्रिक्शन की भी एक लिमिट होती है. उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. समझ आई? मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की भी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो आपकी अप्लाइड फोर्स को, जब अप्लाइड फोर्स आपकी उस मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगी, तब बॉडी क्या करेगी, मूव करना शुरू कर देगी. उस मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर आप ओवरकम कर गए, राइट, तो आपकी बॉडी क्या करने लगेगी, मूव करनी शुरू हो जाएगी. तो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड
लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? व्हाट इज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? इसको हम क्या बोलते हैं? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। Maximum value of static friction which comes into play when one body moves over the another body. समझ आई? The maximum value of static friction which comes into play when one body is just going to start sliding over the surface of another body. तो definition लिखो इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ आ गया? मतलब जब आप बॉडी को फोर्स लगाते हो, नहीं हिली है, फिर जब और ज्यादा फोर्स आप इंक्रीज करते हो तो बॉडी मूव करना शुरू कर देती है। मतलब आप स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू उसको ओवरकम कर गए। उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे ही आप उसको ओवरकम करते हो, आपकी बॉडी जो है मूव करना शुरू कर देती है। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी जस्ट गोइंग टू स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर द अदर सरफेस। ठीक है, जस्ट बोला हूं मैं, जैसे उसने स्टार्ट किया उससे पहले जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन थी, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जस्ट जैसे ये बॉडी है, ठीक है, ये मैं इसको जोर लगा रहा हूं, जैसे ये थोड़ी सी मूव की, मतलब जस्ट गोइंग टू स्लाइड या जस्ट गोइंग टू मूव, उस टाइम उससे पहले थोड़ा सा पहले, जैसे मूव करने से थोड़ा सा पहले जो उसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन थी, उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो व्हाट इज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन which comes into play when one body just going to slide over the another body. समझ आ गई? मतलब जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? अगर हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे लिखते हैं? होती क्या है? वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही होती है। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं एफ एस मैक्सिमम। अगर हम यहां पर एफ एस मैक्सिमम लिखते हैं तो इट मींस ये क्या है? Limiting. What is that? That is limiting force of friction. तो limiting force of friction आपको पता चल गया। Maximum value of static friction that is known as limiting force of friction. ये definition बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया laws of friction. ये भी हमने अभी करने हैं, ठीक है? Laws of friction. What are the laws of friction? लॉज ऑफ फ्रिक्शन, फटाफट इसको याद करना और लिखना भी है। व्हाट आर द लॉज ऑफ फ्रिक्शन? पहला लॉ क्या है? ध्यान से सुनना। कहते हैं डायरेक्शन है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की। राइट डाउन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द मोशन टेक्स प्लेस। जो डायरेक्शन होगी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब एफ एस मैक्सिमम, डायरेक्शन जो है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वो क्या होगी? मोशन से हमेशा क्या होगी? अपोजिट होगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द मोशन टेक्स प्लेस। ये फर्स्ट लॉ था, लिख लिया? नोट करना है इसको जो मैंने बोला। सेकंड लॉ क्या कहता है? कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट एक्ट्स टेंजेंशियली अलोंग द सरफेस ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो हमेशा क्या लगती है? टेंजेंशियली। अगर बॉडी इस तरफ को जा रही है तो वो क्या लगेगी? टेंजेंशियली लगेगी। ये मैंने आपको पहले बताया। दिस इज सेकंड लॉ। पहला लॉ पता चल गया कि ये क्या लग रही है? अपोजिट टू द मोशन। नंबर 2, दूसरा मैंने क्या लगाया? कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है दैट एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट ऑफ द बॉडीज, टेंजेंशियली लगेगी। ये सेकंड लॉ आ गया। ये याद होना चाहिए लॉज ऑफ फ्रिक्शन। 3 नंबर के आते हैं। नंबर 3 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बोला है? कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मान लो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। The magnitude of limiting force of friction is directly proportional to normal reaction R. ध्यान से सुनना।
मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बोल रहा हूं मैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर बिटवीन द टू सरफेसेस। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन मतलब एफएस मैक्सिमम, ये जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर बिटवीन द टू सरफेसेस, ये जो सरफेस है इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्लियर? इसमें सरफेस होगा ना नीचे, तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी। क्लियर है? उसके बाद फोर्थ लॉ हमारे पास आ गया। फोर्थ लॉ हमारे पास क्या कहता है कि जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, ये सभी से इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है। द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टू बॉडीज एज लॉन्ग एज नॉर्मल एक्शन इज कांस्टेंट। ये इसमें क्या है, उन्होंने एक थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर दिया कि जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज एज लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि चाहे सरफेस ये है, राइट, चाहे सरफेस ये, चाहे ये ऐसे चल रहा है, चाहे ये ऐसे रख रहा है, चाहे ऐसे रख रहा है, देखो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, यहां पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट और कम है। ठीक है कि नहीं? यहां पर एरिया कॉन्टैक्ट सबसे ज्यादा है, यहां पर एरिया कॉन्टैक्ट क्या है दोनों सरफेस में, इसमें और इसमें कम है, इसमें सबसे कम है। तो कहता है कि जो हमारे पास लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू सरफेसेस, कब तक? एज लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट। ये उसने कंडीशन लगाई है कि जब तक आपका नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट है, एज लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट, जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज। ये कौन सा था? फोर्थ। फिफ्थ क्या लाभ बोल रहा है कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। पहले मैंने क्या बताया कि इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, दूसरी बार मैं क्या बोल रहा हूं, फिफ्थ पॉइंट, कि दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि आपका सरफेस स्मूथ है, या आपका सरफेस जो है वो क्या है, उसमें हम्प्स एंड डम्प्स ज्यादा है। आप ही देख लो, आप साइकिल चला रहे हो फर्श के ऊपर, पत्थर के ऊपर जो मार्बल लगा है, बड़ा मजा आता है, राइट। अगर आप सड़क के ऊपर चला रहे हो तो थोड़ा सा उसमें जोर ज्यादा लगता है, अगर आप मिट्टी के ऊपर चला रहे हो थोड़ा सा जोर और ज्यादा लगेगा, अगर आप पत्थर में चलाओगे इसको तो थोड़ा सा और ज्यादा लगेगा, रेत में लगाओगे तो उसमें भी जोर ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है पत्थर में या रेत में वो ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट मतलब जो दोनों सरफेस हैं उनकी नेचर क्या है, राइट। वो ऊबड़ खाबड़ है या प्लेन है या ऑयली है, राइट, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 5 लॉज मैंने आपको बताए। पहला लॉ एकदम से हमने याद करना है, 1 मिनट में हमने याद करना है। पहला क्या है कि सिंपल सी बात कि ये क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या लगती है, अपोजिट लगती है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दूसरा मैंने क्या बताया, टेंजेंशियली लगती है, सरफेस के टेंजेंशियली लगती है। तीसरा मैंने क्या बताया, तीसरा मैंने बताया कि F जो है that is limiting force of friction, magnitude of limiting force of friction that is directly proportional to normal reaction R। कब तक, राइट, नॉर्मल रिएक्शन R। ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया कि ये क्या कर रहा है, सरफेस एरिया ऑफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट के क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये बताया कब तक, जब तक नॉर्मल रिएक्शन आपका कांस्टेंट है। ये कंडीशन लगाई उसने, जब तक आपका नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा। ओके। उसके बाद उसने क्या बताया, लास्ट पॉइंट, कि इट डिपेंड्स अपॉन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। ये 5 के 5 लॉ आपने ऑन टिप्स करने हैं। कौन कौन सा, अपोजिट डायरेक्शन, टेंजेंशियली, फिर मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली नॉर्मल रिएक्शन आर, फिर मैंने फोर्थ क्या बताया,
ये एफ एक्स मैक्सिमम, ये इंडिपेंडेंट है, मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर है। तीसरा मैंने क्या बताया कि एरिया ऑफ फोर्थ, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट उसके क्या है, इंडिपेंडेंट है। कब तक, जब तक नॉर्मल रिएक्शन आर जो है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर। फिफ्थ मैंने क्या बताया कि ये किसके डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको याद करने में, तो आपने याद करना है। फिर कल हम करेंगे डायनामिक्स और किनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, टिल देन गुड बाय, ध्यान से पढ़ना है इसको। गुड बाय बेटा।